आज हम बीए पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अरस्तु को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका आज का ये टॉपिक है अरस्तु का संविधान या राज्यों का वर्गीकरण। अरस्तु जो है वो राज्य को एक सर्वश्रेष्ठ संस्था बताता है, और सर्वश्रेष्ठ संस्था कैसे बताता है, उसने संविधानों के आधार पर कैसे राज्य के स्वरूप को बताने का एक सार्थक प्रयास किया है, और कैसे परिवर्तन के सिद्धांत को उसने स्वीकार किया है। और क्योंकि प्लेटो न्याय पद्धति को नैतिक मानता है और वो चरित्र से जोड़ता है मनुष्य के, और यहाँ जो अरस्तु है उसका मानना है कि जो न्याय है यहाँ पर वो ऐसी प्रक्रिया है कि वो पूर्ण न्याय भी है और विशेष प्रकार का न्याय भी है, और उसका मानना है कि वो एक सद्गुणों का एक समूह है, और उसके आधार पर उसका मानना है कि जो पूर्ण न्याय है वो नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है, और विशेष न्याय है को दर्शाता है कि विशेष न्याय का जो संबंध है वो सद्गुण और भलाई के विशेष रूपों में, जैसे कि हम जिसके आधार पर हम दूसरे के साथ जस्टिस करते हैं या जस्टिस पूर्ण या न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं या आचरण करते हैं। तो इसी आधार पर जो न्याय है वो राज्य में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, राज्य का स्वरूप कहता है, वितरणात्मक सिद्धांत की बात करता है न्याय के संदर्भ में, और उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होती है, अधिकार कैसे प्राप्त होते हैं, इस आधार पर फिर न्याय जो प्रक्रिया है वो समाज में सुधार कैसे लाती है, इस आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर उसने राज्य को एक सर्वश्रेष्ठ संस्था बताया है और राज्य के स्वरूप को दर्शाया। अरस्तु के अनुसार जो है वो नागरिकता का जो अर्थ हमने समझा था कि राज्य के एक तो नीति निर्धारण में और न्यायिक कार्यों में या राजनीतिक कार्यों में, प्रशासन के कार्यों में भाग लेना है ना, और उन्हें वो अधिकार किस रूप में मिल रहा है और किस रूप में संविधान ने दिया है। जैसे हम कहें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए एक दिशा निर्देशक हैं के रूप में वो संविधान में दिए गए हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। फिर इसी आधार पर अरस्तु कहता है कि जो राज्य है वो संविधान द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ उच्च सत्ता को निर्धारित करता है संविधान के द्वारा। फिर संविधान यह स्पष्ट करता है कि उस राज्य के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। जैसे हम कहें कि वर्तमान में भारत का संविधान और उसकी संविधान की प्रस्तावना जो हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करती है या दर्शाती है। फिर अरस्तु का मानना है कि राज्य के लिए संविधान अनिवार्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि राज्य का स्वरूप, उसका निर्माण और उसका जो अंत है वो उसी में ही होता है। ठीक है। फिर फिर अरस्तु ने जो संविधानों के आधार पर राज्य के स्वरूप को बताया है या उसका वर्गीकरण किया है, उसने राज्य को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने की बात करते हुए उसका एक वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। एक तो वो कहता है कि संख्या के आधार पर राज्य का जो है वो वर्गीकरण किया जा सकता है ना, संख्या के आधार पर। फिर संख्या के आधार पर वो जो सत्तात्मक लोग हैं वो शक्तियों को किस तरह से शक्ति उनके पास किस तरह से वो उन व्यक्तियों के पास आती है या रहती है। फिर है दूसरा नैतिक आधार, कि जो शासन करने वाले लोग हैं उनका उद्देश्य क्या है उन व्यक्तियों का। तो अरस्तु ने इस आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुत सारे व्यक्तियों का या बहुसंख्यों का शासन, इस तरह से 3 आधार उसने बताए हैं जो अरस्तु के इस वर्गीकरण में, इस टेबल में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला क्या है, संख्या के आधार पर शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो पहले कह रहा है वो एक व्यक्ति का शासन, उसके बाद कह रहा है कि वो सर्वोच्च सत्ता के संचालन का उद्देश्य है ना, जैसा टेबल में आप लोग देख रहे हैं। एक व्यक्ति का शासन मतलब शासन का एक स्वाभाविक स्वरूप, एक व्यक्ति का शासन जब वो सामान्य हित में ना जनता के लिए कार्य करता है तो उसे राजतंत्र का नाम देते हैं, है ना, एक तंत्र या राजतंत्र या मुनार्की।
और जब वही शासन तंत्र धीरे धीरे वो एक व्यक्ति का शासन जब अपने ऐसे स्वरूप को प्राप्त कर ले जहाँ वो निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाए, जहाँ वो आतताई तंत्र में बदल जाए, तो वो असीमित सत्ता का प्रतीक होता है। तो फिर वो एक उसका अरस्तु के अनुसार वो उसकी विकृति है, उस एक तंत्र, उस राजतंत्र की या उस एक शासन के तंत्र की जो है वो विकृति है, उसका एक विकृत स्वरूप है। फिर और वो विकृत स्वरूप आता है जब किसी भी तंत्र का, किसी भी शासन तंत्र का, तो उसी में ही नए शासन तंत्र के जो बीज हैं वो दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद अरस्तु कहता है कि वो अल्पसंख्यक मतलब कुछ व्यक्तियों का शासन, जिसको उसने कुलीन तंत्र या अरिस्टोक्रेसी का नाम दिया है। और किंतु जब वो शासकों के हितों को ही दृष्टि में रखता है, यानी कि वो जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखता है, कुछ व्यक्तियों के हितों को ही सामने रखता है, जिसको अल्पतंत्र कहते हैं, जिसको वर्ग तंत्र कह सकते हैं, जिसको हम ओलिगार्की कह रहे हैं, वो ऐसा शासन तंत्र, ऐसी अरिस्टोक्रेटी फिर जो है वो ऐसी अरिस्टोक्रेसी फिर उसके विकृत रूप में चली जाती है। और विकृत रूप के बाद फिर एक नया शासन तंत्र आता है, जिसको अरस्तु ने बहुसंख्यक या संवैधानिक तंत्र या पॉलिटी का नाम दिया है। फिर वहाँ पर भी अव्यवस्था फैल जाती है, जैसे भीड़ तंत्र है ना, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में भीड़ तंत्र, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कभी कभी भीड़ तंत्र की सी स्थिति भी दिखाई दे जाती है ना। अरस्तु ने इसी भीड़ तंत्र को डेमोक्रेसी का भी नाम दिया है। और फिर और उसने कहा है कि जो बहुतंत्र या संवैधानिक जो शब्द है का प्रयोग उसने उस अर्थ में किया है जैसे हम आज के संदर्भ में या वर्तमान संदर्भ में देखते हैं। तो अरस्तु का मानना है कि राज्य का स्वरूप, संविधानों का वर्गीकरण, संविधान के आधार पर राज्य के स्वरूप का निर्धारण होता है, राज्य के उद्देश्य और लक्ष्य उसी आधार पर निर्धारित होते हैं। प्लेटो के राज्य के आदर्श राज्य के स्वरूप में अरस्तु एक बड़ा परिवर्तन करता है कि राज्य का स्वरूप या प्रकृति का नियम जड़ता नहीं है, प्रकृति का नियम परिवर्तन है, और वो परिवर्तन संदर्भ की प्रासंगिकता के अनुसार होते रहते हैं। इसी आधार पर अरस्तु ने ये राज्यों का